इस व्हाट्सएप कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर एक साल इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा जाता है। तो देखते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज द फर्स्ट जो प्रीएम्बल से बिगिन होता था। अब मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। जो टर्म प्रीएम्बल है वो रेफर करती है इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कंटेन द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो N.A. पालकी वाला है उन्होंने, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्हें प्रीएम्बल को एक आइडेंटिटी कार्ड बोला है। और जो प्रीएम्बल है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर जो ड्राफ्टेड और मूव किया था पंडित नेहरू जी ने एंड अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो इसने 3 शब्द ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आप इसे याद रखेंगे सूसीआई, डायरेक्ट आपको याद रहेगा हर वक्त, ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा आप एक इसमें याद रख सकते हैं डेट इज़ P2। व्हाट डज मीन, इसका मतलब है कि अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जब ऑप्शन में आप टेस्ट देते हैं तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि ऑप्शन में 42nd अमेंडमेंट भी होता है और 44th भी होता है। तो हमेशा बस याद रखें P2, तो इससे याद रखें प्रीएम्बल सेकंड। तो 42nd से ये अमेंडमेंट हुआ था जिसमें CI की जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुए थे। और N की पालकी वाले ने इसको एक आइडेंटिटी कार्ड बोला था। बस ये इंपॉर्टेंट इसमें है। अब आगे देखते हैं कि जो टेक्स्ट है प्रीएम्बल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और सिक्योर करना चाहते हैं अपने सभी सिटीजन्स को क्या जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ, डेट इज़ तिबफा। इसे याद रख सकते हैं आप, तिब्फा जो है कि सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तिब्फा इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्कशिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, और प्रमोट अमंग देम ऑल। और फर्टर्निटी जो है एश्योर करती है डिग्निटी इंडिविजुअल की, यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में डू हेयर अडोप्ट इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख लेते हैं जो इंग्रेडिएंट है प्रीएम्बल के। प्रीएम्बल रिवील करता है 4 इंग्रेडिएंट। तो फर्स्ट है जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो प्रीएम्बल स्टेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी अथॉरिटी किन से लेता है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, तो इट डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन। ये कीवर्ड्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। और ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेनिटी एज द ऑब्जेक्टिव। डेट ऑफ एडोप्शन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, वो है नवंबर 26, 1949 एज द डेट ऑफ एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं कि सर्टेन कीवर्ड्स मीन्स जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेनिटी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कीवर्ड्स अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप याद रखिए माइंड में इमेज कि टोटल 9 है ये। फर्स्ट है सोवरेन। तो जो वो सोवरेन इंप्लाइज करता है कि जो इंडिया है वो ना तो डिपेंडेंट है ना ही डोमिनियन में आती है किसी भी नेशन के, बट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और कोई भी अथॉरिटी इससे ऊपर नहीं है। ये अपने अफेयर्स को फ्री है कंडक्ट कराने के लिए, इंटरनली और एक्सटर्नली। दो 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो कंटिन्यू करेगी फुल मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की ऑफ नेशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। जो जिस एक्स्ट्रा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है वो एफेक्ट नहीं करती इंडिया की सोवरेनिटी किसी भी मैनर में। फर्दर इंडिया उसकी मेंबरशिप जो है यूएन की, यूएन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन ऑन द सोवरेनिटी। तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट आ गए हैं। फर्स्ट हमने जो डिफाइन किया है वर्ड सोवरेन को, वो बताता है कि इंडिया इज़ नाइदर डिपेंडेंस नॉट डोमिनियन ऑफ एनी नेशन, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई भी अथॉरिटी इससे ऊपर नहीं आती, और ये फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट कराने में। सेकेंड हमने देखी कि जो 1949 के अंदर जो इंडिया ने कंटिन्यू किया था अपनी फुल मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ की थी और एक्सेप्ट करा था ब्रिटिश क्राउन को एज अ हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन उसकी इंडियन सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता किसी भी मैनर में। दूसरी थर्ड की जो इंडिया की मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेनिटी। इसमें लास्ट लाइन में है कि बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया एंड आइदर एक्वायर फॉरेन टेरिटरी
और अपना पार्ट भी टेरिटरी का वो दे सकती है इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। अब सोशलिस्ट देख लेते हैं कि इवन बिफोर ये टर्म जब ऐड हुई, जब हमने देखी थी वहाँ पे SOCI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 के इस टर्म को ऐड होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट के कंटेंट थे प्रेजेंट। किस फॉर्म में? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरे वर्ड्स में कहें, व्हाट वाज हियर टू एक्सप्लिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले ही इम्प्लिसिट रूप से जो डिफाइन था, अब वो एक्सप्लिसिटली पूरे ही रूप से डिफाइन किया जा रहा है। मोरओवर जो कांग्रेस पार्टी है स्टिल अडोप्ट या रेजोल्यूशन कि जिससे एस्टेब्लिश करें एक सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी का इन इट्स अवधि सेशन। ये पूछ सकते हैं किस सेशन में, डेट इज अवधि सेशन, एज अर्ली एज इन 1955 एंड टुक मेजर्स अकॉर्डिंगली। नोटेबली जो इंडियंस का ब्रांड है ऑफ सोशलिज्म, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करता है इंडिया, नॉट ऑफ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसे स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, विच इन्वॉल्व्स नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडोप्शन ऑफ एंड ओबुलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो इंडिया के अंदर है वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी होती है, जहाँ पे प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है वो को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है, जिस यहाँ पर स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट के द्वारा ओन किए जाते हैं। नीचे इन्होंने डिफाइन किया है वही जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड अ मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट और ये पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। और एज ए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इंडियन सोशलिज्म जो सोशलिज्म है वो ब्लेंड है ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हेविली टुवर्ड द गांधीज्म सोशलिज्म। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 की ऑफ LPG, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी कि हैज़ हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ द इंडियन स्टेट। तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए ये। अब सेकुलर जो टर्म है वो भी हमारी 42nd अमेंडमेंट से ये ऐड हुई थी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये कहा है कि ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हियर कैन बी नो डाउट दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं वो एक स्टेट बनाना चाहते थे, एक सेकुलर स्टेट। और आर्टिकल जो 25 to 28 है, गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो इसलिए ही इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेकुलर स्टेट। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का कि ऑल द रिलीजन एंड कंट्री इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा होता है कि जहाँ पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्टेट और रिलीजन सेपरेट नहीं है पूरी तरीके से। ऑल द रिलीजन इन आवर कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्टेट। डेमोक्रेटिक वर्ड देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल, जो बेस है ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम कंट्रोल और सुप्रीम पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल है वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली, इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 टाइप्स का डायरेक्ट ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबसाइट। ये आपको अभी बाद में एट द एंड ऑफ चैप्टर डिफाइन कर दी जाएंगे इस टर्म। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करता है एंड थस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉ। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, वो 2 टाइप की होती है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर फॉर पॉलिसीज और इट्स एक्शन, जो बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड पे आर द जो मैनिफेस्टो है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का, इंडियन क्वालिटी का। जो टर्म है डेमोक्रेटिक वो यूज हुई है प्रीएम्बल में एक ब्रॉडर सेंस में, एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स देते हैं, और जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक है वो हमारे DPSP
और नेक्स्ट है कि दिस डायमेंशन जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एड्रेस किया गया था इन हिज स्पीच कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 25 नवंबर 1949 इन द फॉलोइंग वे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज अ बेस इन इट्स सोशल डेमोक्रेसी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिना सोशल डेमोक्रेसी के लास्ट नहीं करेगी। अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे ऑफ लाइफ जो रिकग्नाइज करे लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, और जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का LEF, इन तीनों पे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइटम इन अ ट्रिनिटी। ये फॉर्म करते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट कि टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अनदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द डेमोक्रेसी। कि मतलब ये तीनों ही एक साथ काम करेंगे, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी अधूरा है। लिबर्टी को इक्वलिटी से डिवोर्स नहीं किया जा सकता और इक्वलिटी को लिबर्टी से नहीं, नोर कैन लिबर्टी और इक्वली, उन्हें दोनों को फ्रेटर्निटी से अलग नहीं किया जा सकता। और बिना इक्वलिटी और लिबर्टी के वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ अ फ्यू अमंग अदर। और जब इक्वलिटी और लिबर्टी ही नहीं होगी तो हम जो कुछ की बहुत लोगों के ऊपर एक सुपरमेसी को प्रोड्यूस करेंगे जो गलत होगा। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कि अगर इक्वलिटी होगी लेकिन लिबर्टी नहीं है तो हम जो इंडिविजुअल द्वारा जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं उन्हें हम किल करेंगे। बिकॉज सपोज कहीं 10 लोग हैं वो उनमें से कुछ लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन हम इक्वलिटी पे बेस हैं, लिबर्टी पे नहीं, तो हम सबके एफर्ट्स को एक तरीके से देखेंगे और जो पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है उसका एफर्ट उसमें किल हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। और इस सेम कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन टू एस्टेब्लिश एग्रीटेरियन सोशल ऑर्डर रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक, वही सेम पॉइंट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। अब देखते हैं रिपब्लिक है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो क्लासीफाई की जाती है 2 कैटेगरी में, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यूजुअली किंग और क्वीन, वो एक हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करता है, दैट इज ही कम्स इनटू द ऑफिस थ्रू सक्सेशन, दैट इज ब्रिटेन। और इन रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑलवेज इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए, दैट इज USA। देयरफॉर जो टर्म रिपब्लिक है इन आवर प्रियम्बल वो इंडिकेट करती है कि जो इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड जिसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर और USA में 4 ईयर्स के लिए होते हैं। और जो रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 थिंग्स, रिपब्लिक का 2 मीनिंग्स और होते हैं कि पहला कि एक पॉलिटिकल सोनिटी देना पीपल को, सेकंड कि नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग और क्वीन, और जो सेकंड है कि द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, हेंस जो पब्लिक ऑफिसर है वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन हो चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे दोबारा देख लेते हैं कि रिपब्लिक में क्या है कि 2 कैटेगरी की है। पहले हमने देखा मोनार्की और रिपब्लिक। तो जो मोनार्की है उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं लाइक ब्रिटेन, और जो रिपब्लिक है उसमें इलेक्टेड हेड होते हैं वो ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें USA का एग्जाम्पल इन्होंने कोट किया। देयरफॉर जो टर्म रिपब्लिक है हमारे प्रियम्बल के अंदर वो इंडिकेट करती है कि जो इंडिया का है वो इलेक्टेड हेड है जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका टेन्योर 5 ईयर होता है। और रिपब्लिक के 2 मीनिंग हो रहे हैं, पहला कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोनिटी इन द पीपल नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल, कि जो पॉलिटिकल सोनिटी है जो सुप्रीम पावर है लोगों के हाथ में होनी है ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में। दूसरा कि जो किसी भी प्रिविलेज क्लास का एब्सेंस होना, कि जो भी पब्लिक ऑफिस है वो सभी सिटीजन्स के लिए ओपन होंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब जस्टिस देख लेते हैं कि जो टर्म जस्टिस है प्रियम्बल के अंदर एम्ब्रेसेस 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म लाइक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जो थ्रू सिक्योर होते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता रहा था आपको कि थ्रू फंडामेंटल राइट्स और DPSP। और जो सोशल जस्टिस है वो डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट सभी सिटीजन का बिना ही किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, किसी भी कास्ट, कलर, रेस, सेक्स और सो ऑन के बेसिस पे। इसका मीन्स है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बीइंग एक्सटेंड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूडिंग SC, ST एंड OBCs एंड वुमेन। ये बिल्कुल क्लियर आपको। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या बताता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन
पीपल के उन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेस में, कोई रिच है, पुअर है, वेल्थी है, उसकी इनकम क्या है, उसके बेसिस पर ना डिस्क्रिमिनेशन करना. इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को डिस्टिंक्टिव जस्टिस बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं. थर्ड आता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस, जो इम्प्लाई करता है कि जो सभी सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, सभी को पब्लिक ऑफिस इक्वली एक्सेस कर सकें और इक्वल उनकी वॉइस हो इन द गवर्नमेंट. जो आइडिया जस्टिस का वो लिया गया था रशिया से, तो आप इसे याद रख सकते हैं जस. इट कम यहाँ पे आता है रश, तो जश रश आप कभी नहीं भूलेंगे. अब देखते हैं सेवन जो है लिबर्टी. जो टर्म है लिबर्टी, उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल. फर्स्ट है इसका मतलब ये है. दूसरा इसका साथ साथ मतलब है कि इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, उसके लिए उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कि दोनों ही ये ज़रूरी हैं. जो प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन्स को इंडिया के लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, जो एनफोर्सेबल होते हैं द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वोलेशन. लिबर्टी एज एलोबरेटेड है प्रीएम्बल के अंदर, इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक लाइसेंस दे दिया गया कि जो आपकी इच्छा है वो करें और इन्जॉय करें विद इन द लिमिटेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो लिबर्टी आपको इन्जॉय करनी है बट विद इन द लिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. ब्रीफ में कहें कि लिबर्टी कंसीव बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, कि परमानेंट नहीं है, क्वालिफाइड है. जो आइडल है लिबर्टी का वो हमारे और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर, हमारे प्रीएम्बल के अंदर, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है. अब 8 पॉइंट देख लेते हैं. डेट इज़ इक्वालिटी. जो टर्म है इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ये प्रोविज़न है जो एडुकेट अपॉर्चुनिटी सभी इंडिविजुअल को बिना ही किसी डिस्क्रिमिनेशन के. जो प्रीएम्बल सिक्योर करता है सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी. और ये प्रोविज़न हमारे 3 डायमेंशन में होते हैं, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. और ये डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल के थ्रू हैं. ये जो सिविक इक्वालिटी है वो हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर आता है कि 14 इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, EBL, एंड 15 इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP, जो आपको आगे फंडामेंटल राइट चैप्टर में आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. C इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. D एबोलिशन अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17. E है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. और दे आर 2 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ को अचीव कराते हैं. फर्स्ट, नो पर्सन इज़ टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. जो आर्टिकल 325 है हमारा, कि किसी भी पर्सन को वो इलेक्टोरल रोल में डालने से इनएलिजिबल नहीं घोषित किया जा सकता. किस ग्राउंड पे? उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे. दूसरा आर्टिकल 326 जो कहता है कि इलेक्शन जो है हमारा तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और या वो टू बी हेल्ड ऑन द अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, कि पर्सन नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल. जो पर्सन है जो मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज है वो एलिजिबल, मतलब या बोल सकते हैं नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, बोथ आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग राइट्स. अब देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, जो आर्टिकल 39 है, अगर आप DPSP में देख सकते हैं, वो सिक्योर करता है सभी मेन्स और वुमेन को इक्वल राइट टू एडुकेट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. वहाँ पे आपको ट्रिक भी बताई गई है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, जो इसके DPSP के आर्टिकल है. 39 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 9th है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड. जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिंगल सिस्टम, जो सिटीजन का सिस्टम है. और आप ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप किस जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं, या अगर आपसे MCQ में पूछ ले तो वो हमारा आर्टिकल 9 आता है. ऑल्सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A की, वो बोलती हैं कि डेट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो प्रमोट करे हार्मनी को और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़. जो प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है जो फ्रेटर्निटी को हैज़ टू एश्योर 2 थिंग्स, कि एक तो डिग्निटी इंडिविजुअल की एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. और जो वर्ड इंटीग्रिटी जो CCI में आपको ट्रिक थी उसमें आई था, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही आपको ऐड किया गया था. और देख लेते हैं जो प्रीएम्बल ने उसने डिक्लेयर किया फ्रेटर्निटी, वो 2 थिंग को एश्योर करती है. एक तो डिग्निटी है इंडिविजुअल की,
दूसरा जो यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की, इंडिविजुअल प्लस प्लस नेशन दोनों साथ साथ। अकॉर्डिंग टू के मुंशी जो मेंबर थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो फ्रेज है डिग्निटी ऑफ इन द इंडिविजुअल, वो सिग्निफाई करता है कि डेट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली एश्योर्स material betterment and maintain a democratic setup, but also it also recognizes that the personality of every individual is sacred। कि जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सिग्निफाई करता है, ये हमारे जो के मुंशी है जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो न केवल मटेरियल बेटरमेंट के ऊपर फोकस करता है, बट वो फोकस भी करता है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो भी एक सेक्रेड होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। दिस इज़ हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट्स के हैं और डीपीएसपी के हैं, जो इंश्योर करते हैं डिग्निटी इंडिविजुअल की। फर्दर जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो आर्टिकल 51A के अंदर है, वो भी प्रोटेक्ट करती है डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय स्टेटिंग दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। जो मैं आपको वहाँ पे हाईलाइट करके बताया भी है कि इस सीरीज का आप चैप्टर देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि ये वाली ड्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मेक इट अ ड्यूटी एवरी सिटीजन की ऑफ इंडिया की टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो एम्ब्रेस करती है बोथ द साइकोलॉजिकल टेरिटोरियल डायमेंशन नेशनल इंटीग्रेशन के। और आर्टिकल 1 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है इंडियन को एज अ यूओएस यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, टू मेक इट क्लियर डेट जो स्टेट्स हैं उनका कोई भी राइट नहीं है तो वो ये यूनियन से हट सके। इम्प्लाइज डेट इंडस्ट्रियल जो नेचर है इंडियन यूनियन का, इट एम एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू द नेचुरल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विस्ट, सेशनलिज्म एंड सो ऑन। तो सिंपल इसमें भी क्लियर है कि फर्स्ट हमने देख चुके हैं जो फेज है हमारा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वहाँ पे के मुंशी साहब जी ने जो अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल मटेरियल चीज़ों पे फोकस नहीं करता, बल्कि जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल की वो भी एक सेक्रेड होनी चाहिए, उस पर भी फोकस करता है। उसके बाद ये सेकंड फेज जो आ गया कि जो फेज़ है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की, वो एक साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन है जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का, दोनों पे फोकस करती है। और आर्टिकल 1 हम जानते ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो क्लियर कर देती है कि इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन। तो जो इंडियन यूनियन है उससे इनडिस्ट्रक्टेबल बना देती है। ये आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे सिग्निफिकेंस हमारे प्रीएम्बल की, कि प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज मोरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, जहाँ पे जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, एंड कंटेन्स द ग्रैंड एंड द नोबल विजन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, रिफ्लेक्ट करता है जो ड्रीम और एस्पिरेशन है हमारे फाउंडिंग फादर्स की। दूसरे शब्दों में बोले जो सर अलादी कृष्णा स्वामी थे, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, कि प्रीएम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ही एक्सप्रेस करता है जो हमने सोचा था, ड्रीम किया था। तो अकॉर्डिंग टू के मुंशी जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने बोला प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है हु सेड दिस, और के मुंशी जी ने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दी थी ऑब्जेक्टिव में। तो हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR, तो याद रखेंगे ये हॉरोस्कोप ऑफ SDR किसने दिया था, के मुंशी जी ने। अब जो पंडित ठाकुर दास थे जो अनदर मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि प्रीएम्बल है जो मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज़ अ ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्रॉपर यार्डस्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सर अर्नेस्ट बार्कर है जो डिस्टिंक्ट इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पेड अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर्स ऑफ द प्रीएम्बल। He described preamble as the keynote to the constitution. He was so moved by the text of the preamble that he quoted इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कोट कर दिया that at the opening of his popular book Principle of Social and Political Theory में इन्होंने जो preamble की बातें हैं वो स्टार्टिंग में ही कोट की है, और लास्ट में ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात दी है HMG की। ऑब्जर्व preamble resembles the declaration of independence of United States of America but is more than a declaration। ये पहले इन्होंने बोला है कि ये रिजेंबल करती है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस है उसकी डिक्लेरेशन से, लेकिन ये डिक्लेरेशन से भी ज़्यादा है। ये सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, विच लेज डाउन द पैटर्न पॉलिटिकल सोसाइटी का, विच कंटेन्स सोल रिजोल्व विच नथिंग बट अ रेजोल्यूशन कैन ऑल्टर।
तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। अब प्रियम्बल देख लेते हैं कि वो पार्ट है कि नहीं। कि वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज अबाउट द प्रियम्बल इज टू वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जो फर्स्ट है हमारा बेरबरी यूनियन केस 1960 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो शो करता है जनरल पर्पज बिहाइंड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये की है, थर्स द की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर वेयर द टर्म यूज्ड in any article are ambiguous or capable of more than one meaning. Some assistance at interpretation may be made or it can be taken from the objective enshrined in the preamble. And describe this recognition of the significance of the preamble, Supreme Court specify that preamble is not part of the constitution. तो जो हमारा बेरबरी यूनियन केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल एक जनरल पर्पज शो करता है जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। और अगर कहीं भी कोई किसी भी टर्म में एंग्यूटी या कन्फ्यूज़न होता है कि किसी के भी अगर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो हम प्रियम्बल को देखते हैं जो उन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन देता है, थोड़ा जो उनकी फिलोसफी है। डिस्पाइट इस रिकग्निशन को देने के बाद भी, इस सिग्निफिकेंस को होने के बावजूद भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है इस बेरबरी यूनियन केस में कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर हमारा जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया जो अर्लियर ओपिनियन था जो उसका बेरबरी यूनियन केस का, और हेल्ड किया कि प्रियम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इट इज़ ऑब्जर्व डेट जो प्रियम्बल है इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड और इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रांट एंड नोबल फीचर जो प्रियम्बल के अंदर एक्सप्रेस है। तो आपको फर्स्ट क्लियर बेरबरी यूनियन जिसने बोला प्रियम्बल पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 का जिसने बोला पार्ट है। थर्ड जो हमारा है LIC केस इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन हेल्ड किया ये कि इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रियम्बल इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो आप इसमें कीवर्ड याद रखिए एसेंशियल। तो जो प्रियम्बल है हमारा एसेंशियल फीचर नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, एंड इंटीग्रल इज़ नॉट एसेंशियल। अब देखते हैं लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है वो इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इसको इनेक्ट किया गया। द रीज़न फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर कि इट वाज इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन जो अडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। और वाइल फॉरवर्डिंग द प्रियम्बल वोट्स के लिए जो प्रेसिडेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन इज डेट प्रियम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मोशन है वो अडोप्ट किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला जो क्वेश्चन इज डैट द प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मोशन फिर अडोप्ट कर लिया गया। हैंस जो करंट ओपिनियन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इज इन कॉन्सोनेंस विद द जो ओपिनियन था हमारे फाउंडिंग फादर्स का। और टू थिंग्स नोट करनी जानी चाहिए। फर्स्ट, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। कि प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ पावर नहीं है कि इनके स्टेट लेजिस्लेचर या हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के पास, ना ही एक प्रोहिबिशन है, रुकावट है उनके पावर के ऊपर। और ये नॉन जस्टिसेबल नेचर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नो पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्सेबल, कि इट इज़ प्रोविजनल नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब अमेंडेबिलिटी देख लेते हैं कि अमेंड हो सकता है नहीं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 40 सेकंड से जो हमारी ट्रिक थी P2 उसे सूसी आई ऐड हुआ, दैट इज सोवरेन सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो जो क्वेश्चन इज टू वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम जो अराइज हुआ था हमारा हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस में, इसमें अर्ज की गई थी कि जो प्रियम्बल है कैन नॉट बी अमेंडेड एज वो पार्ट नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जो पेटिशनर कंटेंडेड दैट द अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एलिमेंट, जो फंडामेंटल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे प्रियम्बल के अंदर एनशार्ड किए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट कि जो प्रियम्बल हमारे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर, जो हम केशवानंद भारती केस से ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जो कोर्ट स्टेटेड दैट जो ओपिनियन उन्होंने बेरबरी यूनियन केस में दिया था कि इन दिस रिकॉर्ड वाज रॉन्ग, और हेल्ड किया कि प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कोई भी अमेंडमेंट बेसिक फीचर्स जो हैं उसको नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में बोले कि कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं उन्हें ऑल्टर नहीं किया जाएगा बाय आर्टिकल और अंडर आर्टिकल 368। वन ऑफ द बेसिक फीचर जो आपको बता दें वो है सेकुलर स्टेट का फीचर। और प्रियम्बल है वो अमेंडमेंट हो चुका है वो 42nd अमेंडमेंट से, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जिसने थ्री वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सूसीआई। आप ट्रिक याद करिए। अब देखते हैं जो हमने जो 3 वर्ड डिस्कस करने थे
कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखी थी जो 12th पॉइंट में। एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जो स्टेट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ स्टेट्स टुवर्ड रिलीजन के प्रति 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं। एथिस्टिक स्टेट, जहाँ पे जो स्टेट है वो एंटी रिलीजन होती है, हैंस कंडेम्स ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को ख़त्म करने के प्रति बात है उनकी। और जो थियोक्रेटिक स्टेट होती है वहाँ पे प्रो रिलीजन होता है वहाँ पे स्टेट्स, और हैंस डिक्लेयर कर देती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट का रिलीजन। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सो ऑन। पाकिस्तान लाइक मुस्लिम रिलीजन ही पूरे स्टेट का रिलीजन बना दिया गया। सेकुलर स्टेट लाइक इंडिया, द स्टेट वहाँ पे न्यूट्रल होती है सभी रिलीजियस मैटर्स में, हैंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। एग्जाम्पल यूएसए एंड इंडिया। अब जो हमने देखना था कि डेमोक्रेसी में जो ये हमने डिवाइसेस देखे थे, उससे पहले देख लेते हैं जो टर्म है हमारी डेमोक्रेसी, वो ड्राइव हुई है 2 ग्रीक वर्ड से, डेमोस और कृतिया मीन्स पीपल रूल। और फर्स्ट था हमारा रेफरेंडम। ये प्रोसीजर होता है वेयर बाय अ प्रपोज लेजिस्लेचर होता है, वो इलेक्टोरेट को रेफर किया जाता है सेटलमेंट के लिए डायरेक्ट वोट के थ्रू। इनिशिएटिव मेथड है बाय मीन्स ऑफ विच पीपल एक बिल को प्रपोज करते हैं लेजिस्लेचर को इनेक्टमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्टोरेट की बात आ रही है, यहाँ पे बिल दिया जाता है लेजिस्लेचर को। और रिकॉल में मेथड में क्या होता है, ए ऑफ विच जो वोटर्स होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और ऑफिसर्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ऑफिस। तो रिकॉल में उन्हें अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है उनके रिप्रेजेंटेटिव को और ऑफिसर्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। और पब्लिक साइड में मेथड है कि उनमें ओपिनियन लिया जाता है पब्लिक का और इन ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये जनरली सोल्व किया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, तब ये लिया जाता है। तो आपको ये चारों ही क्लियर हो गए होंगे, रेफरेंडम, इनिशिएटिव,